हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी तीसरी वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल में भी। तो मैं जैसा कि बता दूं कि हम सीजीपीएससी एग्जाम में भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें एक चैप्टर आता है प्रकाश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने पहले दो वीडियो में डिस्कस किया कि भाई प्रकाश की क्या प्रकृति है, प्रकाश के कारण चीज़ों का या वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। और इस भाग 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आप देख रहे हैं अनरैवलिंग विजडम। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था और उस प्रश्न का उत्तर मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था। तो आइए जानते हैं उस प्रश्न का क्या उत्तर है। हो सकता है आपका आंसर सही हो, तो आप उस उत्तर को मैच कर सकते हैं। अगर आपको उस प्रश्न का हल नहीं आ रहा है तो मैं आपको इस स्लाइड में, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि उसका सही हल कैसे करें। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है। अगर हमें किसी भी वस्तु को अपने पर्यावरण में देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आप किसी रूम में जाते हैं और उस रूम में अंधेरा है। तो अंधेरे की वजह से, क्योंकि रोशनी नहीं है, तो आप कोई भी चीज नहीं देख पा रहे हैं। और जैसे ही आपने लाइट का बटन या स्विच ऑन किया, वैसे ही आप चीजों को देख पाते हैं। तो कैसे होता है ये कि जो प्रकाश है, जो आपतित किरण है, वो पड़ती है हमारी वस्तु पे और वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इसी तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, चीज़ों को हम देख पाते हैं और अपने पर्यावरण में महसूस कर पाते हैं आंखों के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल बात है। ये जो व्यक्ति खड़ा है, पुरुष खड़ा है, तो इसके सामने ये है कि भाई पेड़ ए को बड़ा देखेगा या फिर पेड़ बी को बड़ा देखेगा। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमारे पास होती है वो हमें बड़ी दिखती है। तो जब कि पेड़ ए पास है तो वो उसको बड़ा दिखेगा, जो कि पेड़ बी है, दूर है, छोटा दिखेगा। लेकिन इसको हम कैसे समझे? प्रकाश के नियम से। तो मान लीजिए जो रोशनी पड़ रही है इस पेड़ से, आपतित किरण, वो परावर्तित होके इसकी आंखों तक पहुंच रही है। तो आप देख सकते हैं कि भाई जब ऊपर का भाग देखना है तो ऊपर की किरण आंखों तक पहुंचनी चाहिए इस व्यक्ति के। जब नीचे का भाग देखना है तो नीचे की किरण इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो जो एंगल है, जो कोण बन रहा है, वो ए केस में, मतलब एंगल ए वो ज्यादा है अगर आप कंपेयर करें एंगल बी से। तो इस पेड़ से जो परावर्तित किरण है उससे ये कोण बन रहा है और ये कोण एंगल बी बोलेंगे। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, मतलब एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, कोण ए बड़ा है कोण बी से, जिसके कारण इस व्यक्ति को जो पेड़ ए है वो बड़ा दिखाई देगा। तो इसका हल ये है कि पेड़ ए इस व्यक्ति को बड़ा दिखाई देगा। पहला तो ये पेड़ पास है तो पास की चीजें बड़ी दिखाई देती हैं अगर आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। दूसरा, अगर इसको प्रकाश के नियम के कारण समझे तो कोण ए बड़ा है, इसलिए आपको चीजें बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि किसी भी विस्तारित वस्तु की जो प्रतिबिंब है किस प्रकार से बनता है एक समतल दर्पण के कारण। तो मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी वस्तु का अगर इमेज फॉर्मेशन होना होता है या उसका प्रतिबिंब बनता है तो भाई उससे जो लाइट निकलती है हमारा आंखों तक पहुंचती है, उसके कारण ही प्रतिबिंब बन पाता है। तो इसमें जो आपतित किरणें हैं वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। तो
चलिए हम आगे इसमें एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। तो ये जो किरणें पड़ रही हैं इस समतल दर्पण पे, वो है आपतित किरणें, और इससे परावर्तित होके आंखों तक पहुंच रही हैं। अब मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भाई जब समतल दर्पण रहता है उसका अगर प्रतिबिंब हमें बनाना होता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब होता है, जिसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए हमें जो परावर्तित किरण है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होता है। तो इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। जैसे ही परावर्तित किरणें इस बिंदु पे मीट करती हैं, मिलती हैं आके, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो भाई ये विस्तारित वस्तु है, तो जो भी किरणें निकल रही हैं, अगर पूरा प्रतिबिंब बनना है तो भाई इधर की भी किरण परावर्तित होके आंखों तक पहुंचनी चाहिए, और इस की भी किरण, मतलब जो पॉइंट ओ है उसकी भी किरण परावर्तित होकर आंखों तक पहुंचनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब बन पाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है और ओ का प्रतिबिंब आई है। और दूसरी बात यह कि भाई दो किरणें ही नहीं होती हैं, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। ये ऐसी हजारों किरणें निकल रही होती हैं और ये टकराती हैं दर्पण पे और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। और तो ये जो प्रतिबिंब बनता है इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहता है कि भाई जो डिस्टेंस रहता है, जो कि दूरी रहती है समतल दर्पण से, S1 और S2 दोनों बराबर होती है जब समतल दर्पण रहता है। दोस्तों याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस स्लाइड से बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। S1 इक्वल्स टू S2। तो दोस्तों एक और प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज। भाई कितना लंबाई चाहिए, क्या साइज होना चाहिए समतल दर्पण का कि भाई पूरा प्रतिबिंब बन पाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको हमें एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। ये रहा समतल दर्पण और ये रहा प्लेटफॉर्म, और ये रही वस्तु जो कि एक आदमी है। आदमी अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश कर रहा है समतल दर्पण में। तो अगर उसको अपना पाँव का प्रतिबिंब देखना है तो पाँव से जो किरणें हैं वो परावर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए किरण पड़ी दर्पण पे और परावर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंची। और मैंने आपको बताया था कि भाई आभासी इमेज बनती है समतल दर्पण में, तो उसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कर दिया तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया पाँव का। अभी इसके सर तक अगर प्रतिबिंब बनना है तो सर पे से आपतित किरण पड़ के समतल दर्पण पे वापस इसकी आंखों तक पहुंचनी चाहिए परावर्तित होके। तो ये दर्पण पे पड़ी और उसकी आंखों तक पहुंची और उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो हमें मिल गया उसका प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर दर्पण का साइज ये दोनों पॉइंट के बीच में है, मतलब दर्पण का साइज अगर इतना है, P Q है, P और Q, तो हमारा पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इमेजिन करिए कि दर्पण छोटा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि कितना साइज चाहिए दर्पण का कि भाई अपना पूरा प्रतिबिंब आदमी देख पाए। तो इसको हम लोग जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये व्यक्ति जो है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए वो अपने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसको जो प्रकाश है वो परावर्तित होके उसके सबसे निचले भाग जो कि पाँव है उससे दर्पण से परावर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए प्रकाश की हम लोग रेखा बनाते हैं। किस तरीके से प्रकाश आपतित किरण है वो दर्पण पे पड़ के परावर्तित होके उसकी आंखों तक पहुंचेगी। तो प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी और
ऊपर की तरफ निकल गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना है, और जो एंगल नॉर्मल का यहाँ पे नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल से ये एंगल बना रहा है वो बराबर होना चाहिए भाई। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि कोण है परावर्तित किरण का, वो तो परावर्तित किरण को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो यानी इस व्यक्ति तक ये प्रकाश परावर्तित होकर पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो कैसे देख पाएगा अपने निचले भाग को, मतलब ये इसको देख ही नहीं पाएगा, अपने पाँव को, मतलब अपने पाँव के ऊपर के भाग को देख पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश है वो इस व्यक्ति के निचले भाग से निकला और परावर्तित होकर इसकी आंखों तक पहुंच गया, जिसके कारण व्यक्ति अपना ऊपर का भाग ही देख पा रहा है। तो मिनिमम साइज जो रिक्वायर्ड है वो हमने डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, और इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देख सकते हैं कि भाई दर्पण छोटा होने के कारण व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए कितना साइज होना चाहिए समतल दर्पण का, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो ये जो चित्र है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। तो इसमें देखिए मिरर लेंथ कितना है PQ, जैसा कि हमने जाना था कि भाई जो साइज होना चाहिए PQ के बराबर होना चाहिए, इतना लंबा हमारा समतल दर्पण होना चाहिए जिससे आदमी का पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा, क्योंकि परावर्तित रेखा जो कि उसके निचले भाग से यानी पाँव से उसकी आंखों तक पहुंच पाएगी। तो इस तरीके से PQ के बराबर साइज होना चाहिए। PQ ये रहा। अब PQ क्या है, PQ को अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तो भाई PQ हो गया RS के बराबर। तो RS क्या है, यहां पे देखें RS क्या है, RE प्लस ES, RE प्लस ES। तो दोस्तों ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये अविलंब है, जो कि व्यक्ति को मदद कर रहा है उसका सर देखने के लिए, क्योंकि सर से निकली हुई आपतित किरण जैसी ही समतल दर्पण में पड़ती है परावर्तित होकर उसकी आंखों तक पहुंच जाती है। तो ये जो अविलंब है, अविलंब के बराबर होना, अविलंब जो ऊपर की तरफ है उससे और R और S के बीच का कितना दूरी है वो हमें देखना है। तो इनका दूरी कितना है, RE प्लस ES, RE प्लस ES, ये RE और ES के बराबर है। और हमें क्या मिलता है, हमें इक्वेशन 1 जो है वो है ES इक्वल टू SF। ES मतलब ये और SF मतलब ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, दोनों का कोण सेम है। जो परावर्तन का कोण है वो बराबर है आपतित कोण के। दूसरा RE इक्वल्स टू HR इक्वल्स टू HE/2। तो RE क्या है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपतित किरण पड़ती है समतल दर्पण पे उसके सर से और उसकी आंखों तक पहुंचती है, तो दो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों बराबर है, तो जिसके कारण ये जो डिस्टेंस है HR वो बराबर है RE के। तो ये कितना हुआ, HE/2। HE टोटल डिस्टेंस है, तो HE/2 उसका आधा हो गया। तो अब हमारे इक्वेशन क्या है, RE प्लस ES। तो RE का वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से उठाया और ES का वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाया और दोनों को ऐड कर दिया। RS इक्वल्स टू HE प्लस EF/2। तो ES का वैल्यू था EF/2 और RE का वैल्यू था HE/2, दोनों को ऐड कर दिया तो HE प्लस EF। अब HE क्या है, HE
है इसकी आंखों से उसके सर की दूरी, और ई एफ क्या है उसकी आंखों से लेकर उसके पांव तक की दूरी। तो इसका मतलब एच ई प्लस ई एफ हो गया, पर्सन का हाइट हो गया। तो पर्सन का हाइट एच एफ हो गया, और बाई 2 कर दिया तो भाई जो पर्सन है, जो कि आदमी है, उसका लंबाई का आधा भाग हो गया। तो मतलब हमारा जो प्लेन मिरर है, जो कि समतल दर्पण है, वो आधा होना चाहिए मनुष्य की लंबाई के। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे समतल दर्पण का, जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण कई प्रतिबिंब बनते हैं। किरणें जो ऑब्जेक्ट से निकलती हैं वो परावर्तित होके इमेज फॉर्मेशन करती हैं, और उस प्रतिबिंब के कारण और इमेज बनती हैं, क्योंकि भाई एक दर्पण नहीं रखा है, 2 दर्पण रखे हुए हैं, या फिर इस तरीके से और भी कई दर्पण रखे जा सकते हैं जिनके बीच का एंगल डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। तो इस केस में अगर हम देखें, जो एंगल है इस दोनों समतल दर्पण के बीच में, वो 90 डिग्री। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे विस्तार से कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण कैसे कई प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कई परावर्तन के कारण कैसे बहुत सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो समतल दर्पण है उसको अगर हम अलग एंगल से रख दें, अलग एंगल में रख दें, तो भाई अलग अलग दर्पण बन सकते हैं। तो ये रहा पहला समतल दर्पण 1 और समतल दर्पण 2, मतलब मिरर 1 और मिरर 2, उसको हमने रखा है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के कोण पे दोनों दर्पण को रख दिया है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो मिरर 2 है, जो कि समतल दर्पण 2 है, उसके कारण जो समतल दर्पण 1 की इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी, जो कि हुआ आभासी समतल दर्पण की इमेज, या आभासी समतल दर्पण का प्रतिबिंब। और समतल दर्पण 1 के कारण जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण 2 का, वो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये रहा आभासी समतल दर्पण का प्रतिबिंब, और यहां पे हम एक रख देते हैं ऑब्जेक्ट। तो भाई ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक वस्तु रख दी। अभी इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इससे किरणें निकली और टकराई हमारे समतल दर्पण पे, मिरर 1 और मिरर 2 पे, और फिर टकरा रही हैं आपतित किरणें, तो परावर्तन भी होगा उन किरणों का। तो किरणें परावर्तित हो गई, और जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो वर्चुअल इमेज है, जो आभासी प्रतिबिंब है, वो इन लाइंस को एक्सटेंड करने में पीछे की तरफ बनता है। अगर और इसको विस्तारित पीछे की तरफ किया जाए लाइंस को, तो इसमें हमने पीछे की तरफ करा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 का इमेज बन गया, क्योंकि 2 हमें कम से कम रेखाएं चाहिए इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसी तरीके से इस केस में भी पीछे की तरफ किरणों को हमने एक्सटेंड किया, और हमें ऑब्जेक्ट की O2 इमेज मिल गई, और इसमें O1 इमेज मिल गई, मतलब O1 प्रतिबिंब और O2 प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट का। अभी ये दर्पण भी है जो कि एक वर्चुअल दर्पण है, वर्चुअल दर्पण 2, और ये वर्चुअल दर्पण 1। तो इसके कारण प्रतिबिंब के कारण एक और प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल दर्पण आ गया है, मतलब आभासी दर्पण आ गया है। तो बहुत ही सिंपल, फिर एक आपतित किरणें पड़ी वर्चुअल दर्पण पे, दोनों के केस में, वर्चुअल मिरर 1 के केस में और वर्चुअल मिरर 2 के केस में, और वो परावर्तित होके रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई। तो भाई उसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, और इनको भी एक्सटेंड किया, तो भाई यहाँ पे हमें तीसरी इमेज मिल गई, हमें तीसरा प्रतिबिंब मिल गया। मतलब प्रतिबिंब 1, प्रतिबिंब 2 और प्रतिबिंब 3। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट का, एक वस्तु का 3 प्रतिबिंब बना, जब दर्पण 1 और दर्पण 2 90 डिग्री के कोण पे था। तो दोस्तों ये कोण हमें याद रखना है, क्योंकि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, मैजिक फॉर्मूला, जिससे आपको
बहुत ही आसानी होगा कैलकुलेट करने में कि भाई कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर दो समतल दर्पण किसी एंगल पे रखे हुए हैं और कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज 3, 3 प्रतिबिंब बनेंगे इस केस में। तो दोस्तों जैसा हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं तो 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये है कि भाई सिंगल मिरर, जब सिंगल प्लेन मिरर है उसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है। जब दो मिरर को एक साथ रख दिया जाए जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में रखा था एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, मतलब उसको भाग दिया हमने फाई से। फाई क्या है? फाई है एंगल, समतल दर्पण A और समतल दर्पण 2 के बीच का एंगल, और -1 उसको हमने घटा दिया 1 से। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में या फिर इसी स्लाइड में अगर देख लेते हैं कि फाई जो कि दोनों के बीच का कोण है समतल दर्पण 1 और 2 के बीच में, वो 90 डिग्री हो तो क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाई, भाग दिया कितना? 90 डिग्री से, 90 से, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 90 है। तो कितना आया? और -1, ये हमारे फॉर्मूले में डाल दिया। क्योंकि I क्या है? कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो भाई इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो 90 को हमने काटा, ये 4 आया, तो 4 - 1 आपका उत्तर आ गया 3। तो दोस्तों इससे प्रूफ हो गया कि हमारा फॉर्मूला सही है। तो इस तरीके से अगर आपके जो दर्पण है उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 डिग्री यहाँ पे लगाने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो 60 360 डिग्री से डिवाइड किया तो कितना आया? 6, 6 - 1 5। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे जब आपके दर्पण 60 डिग्री पे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं हमारे समतल दर्पण के, और जो एक भी सवाल हमसे छूटा नहीं है, और जो सवाल इन टॉपिक से बन सकते हैं वो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिए हैं, आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। तो इसमें से कुछ सवाल मैं आपको ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका था आपसे पिछले वीडियो में। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या नियम हैं, व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं वो भी हमने चर्चा की थी। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, 2 विशेषताएं बताइए जो कि प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के कारण, वो भी हमने चर्चा किया था। बाय हाउ मच अमाउंट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गेट्स रोटेटेड व्हेन द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, जब हम परावर्तित किरण को, जब हम दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दें, जब हम दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दें, हमारी परावर्तित किरण कितनी घूम जाती है। तो उसका आंसर क्या था कि जब हम थीटा एंगल से समतल दर्पण को घुमाते हैं तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। तो वो हमने डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। तो 5वां सवाल ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर व्हेन केप्ट एट एन एंगल। तो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि भाई किसी कोण पे 2 समतल दर्पण को रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनती है, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, वो हमने डिस्कस किया। व्हाट इज मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू फॉर्म फुल इमेज ऑफ पर्सन, क्या लंबाई लिया जाए समतल दर्पण का कि भाई पूरा प्रतिबिंब बन पाए किसी भी वस्तु का या फिर पर्सन का, व्यक्ति का। तो वो हमने डिस्कस किया। और हमने इस वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु बड़ी दिखाई देगी, जो दूर है या पास है, तो उसका हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं समतल दर्पण के से संबंधित। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप हमारी श्रृंखला में बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, हमने समता दर्पण के कंप्लीट होते हुए अपना 50% सिलेबस प्रकाश का कवर कर लिया है और मैं आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसी प्रकार से मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और आप देखते रहिए अनरैवलिंग विजडम। थैंक यू, धन्यवाद।